हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आज हम लोग क्लास 10th का जो हमारा चल रहा है पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसका दो भाग था, ठीक है। इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन खत्म कर चुके थे और अपवर्तन में हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 9 में जो आखिरी में पढ़े थे जो टॉपिक वो था कांच स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। वहाँ तक हमारा इससे पिछला लेक्चर में हो गया था, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग आज भगवान गणेश की कृपा से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए उससे आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्श्विक विस्थापन सर, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन को सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन आखिरकार कहेंगे किसको सर? तो जैसे देखिए यहाँ कहाँ पर कांच स्लैब था, इससे पहले जो कांच स्लैब से अपवर्तन कराए थे उसमें एक किरण क्या होता था कांच स्लैब से, जैसे ये हमारा कांच स्लैब हुआ, ठीक है, ये कांच स्लैब हुआ, इसमें से एक आपतित किरण आता था, ठीक है। और यहाँ से फिर अपवर्तन के बाद फिर ये क्या होता था, इसका अपवर्तन होता था, दो बार अपवर्तन हो जाता था, ठीक है इसमें। तो ये हमारा आपतित किरण होता था, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और उसके बाद ये हो जाता था अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये हमारा हो जाता था निर्गत किरण, ठीक है। तो सर पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे किसको? तो देखिए ये कांच का स्लेब हुआ, ये कांच स्लेब हुआ, ये कांच का स्लेब हुआ, कांच स्लेब। तो कांच स्लेब से निकलने वाली, कांच स्लेब जो ये हुआ जैसे कांच स्लेब से निकलने वाली निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण और आपतित किरण, इन दोनों के बीच के मूल पथ, क्योंकि आपतित किरण का अगर मूल पथ का बात करें तो मूल पथ तो ये आएगा, ठीक है। तो निर्गत किरण और आपतित किरण इन दोनों के बीच इसके जो मूल पथ है उसके बीच जो लांबिक दूरी होता है, ठीक है, इसी को बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। तो सर इसका परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसका लिखिएगा कांच स्लेब से, सर कांच स्लेब से निकलने वाली, कांच स्लेब से निकलने वाली कांच स्लेब से निकलने वाली निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण और निर्गत किरण और आपतित किरण, सर आपतित किरण के मूल पथ, ठीक है, आपतित किरण के मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को, ठीक है, लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। यानी कि कांच स्लेब से निकलने वाली निर्गत किरण, ठीक है, और आपतित किरण, इसके मूल पथ के बीच लांबिक दूरी, जैसे इसको ए लिए, इसको बी लिए, इसको सी लिए, इसको डी लिए, इसको ई लिए, तो इसके बीच में डी और ई के बीच में जो दूरी होगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा? पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो डी ई बराबर हम लोग जैसे पार्श्विक विस्थापन इसको एक्स लिए तो पार्श्विक विस्थापन क्या हो जाएगा? पार्श्विक विस्थापन डी ई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम दूरी इसका एक्स लिए, एक्स के जगह आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 5, 6, 7 मीटर चाहे कुछ हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि पार्श्विक विस्थापन आप समझ गए होंगे, ठीक है। कांच स्लेब से निकलने वाली निर्गत किरण, आपतित किरण, इन दोनों के बीच के मूल पथ के बीच जो लांबिक दूरी होगा उसी को क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। अब पार्श्विक विस्थापन पर जो है ना कुछ कारक निर्भर करता है, ठीक है। उन सब कारक को आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सर, पार्श्विक विस्थापन पर निर्भर करने वाले कारक, पार्श्विक विस्थापन पर निर्भर करने वाले कारक, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन पर कौन कौन कारक निर्भर करता है? तो सर पार्श्विक विस्थापन जो होता है ना
कांच स्लेब के मोटाई का सीधा समानुपाती होगा, ठीक है। तो पहला में हम लोग लिख सकते हैं सर, पार्श्विक विस्थापन जो है, पार्श्विक विस्थापन कांच स्लेब के मोटाई का सर सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया हमारा। दूसरा में सर, तो पार्श्विक विस्थापन जो होता है ना, पहला कांच स्लेब के मोटाई का सीधा समानुपाती होगा, उसके बाद ये आपतन कोण का भी सीधा समानुपाती होगा, ठीक है। तो पार्श्विक विस्थापन सर, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है, होता है। तीसरा जो है ना, यह कांच स्लेब के अपवर्तनांक का भी क्या होगा, सीधा समानुपाती। तो तीसरा आप ये लिखिएगा कि पार्श्विक विस्थापन जो है, पार्श्विक विस्थापन कांच स्लेब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। चौथा सर एक और है, चौथा जो है ना, ये हमारा है जो पार्श्विक विस्थापन होता है, वो आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य का इस बार समानुपाती नहीं होगा, इस बार व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो पार्श्विक विस्थापन जो होता है, आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य का भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये लिखिएगा कि पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्घ्य का सीधा तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है सर, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। अगर जैसे हम मान के चलिए किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ साथ सब कुछ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होगा हमारा जो ग्रोथ है वो हम मेरे समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बढ़ रहा है, ठीक है, उसके साथ उसका ग्रोथ रुका हुआ है, ठीक है, तो वो उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है सर। अगर जैसे हम मान के चलिए यहाँ पर 5 बोले, एक साइड 5 लिखे, ठीक है, और जैसे एक साइड 6 लिखे, तो यहाँ पर 5 के बदला 6 हुआ, तो ये हुआ 7, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइड अगर 5 बढ़ रहा है तो इस साइड भी बढ़ रहा है, तो ये एक दूसरे के समानुपाती। लेकिन अगर इस साइड अगर 5 है, ठीक है, इस साइड 6 है, लेकिन यहाँ पर 6 हुआ तो फिर यहाँ पर 5 हो गया, तो ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। अब सर हम लोग जो है ना, इससे आगे पढ़ते हैं कि जैसे अपवर्तन हुआ, उसमें उसका कुछ प्रभाव होता है, ठीक है। अपवर्तन से कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। अपवर्तन कुछ ऐसा घटना होता है जो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए, अपवर्तन से होने वाले प्रभाव सर, अपवर्तन से होने वाले प्रभाव, ठीक है, या अपवर्तन का प्रभाव, जो भी बोलिए। पहला क्या है, तो पहला देखिएगा, जैसे कोई पानी का टब ले लीजिए, ठीक है, शीशा का पानी का टब ले लीजिए, ठीक है। उसमें अगर आप लोग छड़ी डालिएगा या पेंसिल डालिएगा, ठीक है, तो उसमें देखिएगा छड़ी जो होता है ना, वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और आपको जैसे इतना बड़ा छड़ी डालिएगा तो उसमें देखने पर लगेगा क्या, जैसे छोटा हो गया, ठीक है। वो तो ये सब क्या है, किस चीज़ का परिणाम है, ये सब है अपवर्तन का परिणाम, ठीक है। अपवर्तन का ये सब प्रभाव है, ठीक है।
तो पहला सर इसमें प्रभाव में लिखिएगा कि पहला सर क्या लिखिएगा इसमें, इसके बाद इसमें भाषा के रूप में लिखिएगा तो लिखिएगा कि पेंसिल या छड़ी का, पेंसिल या छड़ी का, या लिखिएगा जल में सर, जल में पेंसिल या छड़ी का, पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होना। ठीक है, प्रतीत होना। जल में आप लोग पेंसिल या छड़ी को देखिएगा तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और वो छोटा भी लगेगा। ठीक है। दूसरा सर क्या है, अगर देखिए किसी अक्षर के ऊपर कांच का स्लेब डालिएगा ने तो वो अक्षर आपको उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो दूसरा में आप लिखिएगा कि अक्षरों के ऊपर सर, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लेब, कांच का स्लेब रखने पर उसका सर उठा हुआ प्रतीत होना, उठा हुआ प्रतीत होना। ठीक है, उसका उठा हुआ प्रतीत होना। तीसरा सर क्या लिखिएगा, अच्छा तीसरा इसका प्रभाव में है मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होना। ठीक है, मछुआरा जब मछली भेजता है तो देखिएगा जैसे मछली आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मछली यहाँ पर रहेगा, वास्तव में मछली यहाँ पर रहेगा। जैसे ये जल है, ठीक है, ये जल है तो वास्तव में मछली यहाँ पर रहेगा, लेकिन देखने पर वो यहाँ लगता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जब मछुआरा मछली को भेजता है तो मछुआरा मछली को भेज नहीं पाता है, क्योंकि वो मछली जो होता है अपने वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और हल्का उस साइड उस तरफ होता है। इसी कारण से क्या होता है, मछुआरे जल्दी मछली को भेज नहीं पाता है। ठीक है, और जो अनुभवी मछुआरा होता है जो बहुत दिनों से ये सब करता है, ठीक है, वो अक्सर मछली के पूंछ पर क्या करता है, प्रहार करता है, ताकि उसको मछली भेजने में क्या होता है, आसानी हो जाता है। तो तीसरा लिखिएगा कि मछुआरे को सर, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होना। ठीक है, ये सब चीज जो है ना अपवर्तन का प्रभाव है। जितना भी घटना है ये सब आपके अपवर्तन का क्या है, प्रभाव है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सर जैसे जल में पेंसिल या छड़ी मुड़ा एवं छोटा प्रतीत आखिरकार क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अक्षरों के ऊपर जो कांच का स्लेब है उसको रखने पर वो उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, और मछुआरे को जो मछली भेजने में कठिनाई होता है वो आखिरकार क्यों होता है। ठीक है, ये सब चीज़ को अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब तक इतना लिख लीजिए और उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए सर, अब जो है ना अपवर्तन का जो 3 गो प्रभाव है वो आखिरकार कैसे होता है वो हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला प्रभाव में क्या था सर, पहला में क्या था, पहला में था पानी में डूबी सर, पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी। ठीक है, पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होना। ठीक है, छोटा प्रतीत होना। आखिरकार पानी में डूबी पेंसिल छोटा और उसके बाद मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है, तो वो उस चीज़ को देखिएगा। जैसे मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है, ये हमारा पानी हो गया, क्या हो गया, ये हमारा पानी है। इसमें जैसे पानी का जैसे कोई हम टैप बना लिए। ठीक है, पानी का ये टैप बना लिए, इसमें जो है एक पेंसिल को डालें सर, एक पेंसिल को डालें। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये हम एक पेंसिल बनाते हैं। ठीक है, पेंसिल इसको बनाए, ठीक, ये हमारा पेंसिल है। ठीक है, इसको इस तरह से बनाए। ठीक है, हाँ,
ये हमारा मान के चलिए पेंसिल है, इसका अगर हम इसको P माने, ठीक है, इसको मान लीजिए B, या इसको Q मान लीजिए, P या Q, ठीक है, और इसका जो पानी में डूबा हुआ भाग है वो मान लीजिए A और Q है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इसमें कर रहे हैं ना, ठीक है, मतलब जिस तरह से फिगर पा रहे हैं उस तरह से इसमें लिखिएगा, ठीक है। आप समझिएगा, जैसे पानी का ये हमारा पेंसिल है पानी में डाला हुआ और A और Q जो है इसका भाग डूबा हुआ, तो यहाँ से जो किरण निकलेगी, ठीक है, वो अभिलंब से क्या होगी सर, अभिलंब से दूर भाग जाएगी, ठीक है, अभिलंब से सर दूर भाग जाएगी। चूंकि आप पानी से हवा में जाएंगे, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, ये हवा है, ठीक है, और ये सर पानी है। पानी से हम लोग हवा में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो किरण होती है वो क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर। और मान लीजिए यहाँ पर जब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से अगर किसी चीज इसको देखिएगा पेंसिल को, ये इस तरह से मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, मतलब इस तरह से लगेगा कि इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से लगेगा, ठीक है, ऐसे लगेगा। इसको मान लीजिए B, ठीक है, इसको मान लीजिए B आप। तो जैसे जैसे इसमें मतलब फिगर पा रहे हैं उस तरह से हम लिखेंगे और उसको समझिएगा। जैसे हम इसे फिगर पा रहे हैं कि माना कि सर, माना कि AB या PQ, माना कि PQ एक पेंसिल है सर, पेंसिल है जिसका सर भाग, जिसका भाग AQ पानी में डूबा हुआ है, पानी में तिरछा डूबा है, तिरछा डूबा है, ठीक है। AQ PQ क्या माने कि पेंसिल है जिसका AQ भाग जो है पानी में तिरछा डूबा हुआ है, और पेंसिल के जो अग्रभाग है सर, पेंसिल के अग्रभाग जो है, अग्रभाग Q से किरण निकलती है तथा अभिलंब से सर, अभिलंब से दूर चली जाती है, ठीक है, चली जाती है। चूंकि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे मान के चलिए सघन माध्यम है, जैसे सघन माध्यम है, इससे हमारा आपतित किरण गया, तो आपतित किरण जाने के बाद आपतित किरण जाता था तो ये अविलंब से दूर चला जाता था, ठीक है, जैसे ये हमारा अविलंब हो जाता था, ठीक है। तो आपतित किरण गया और ये अविलंब है, इससे दूर भाग जाता था, ठीक है। चूंकि यहाँ पर भी ये Q से निकल रहा है किरण, और Q से निकलने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि अविलंब से क्या होता है, दूर भाग जाता है। और यहाँ से आप देखिएगा ने, यहाँ से देखने पर आपको ये इस तरह से कुछ लगेगा, ये जो है ना पेंसिल का भाग, ठीक है। इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा फिगर करते, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि आप देखिएगा तो आपका ये Q जो है ना नहीं दिखेगा बल्कि B ही दिखेगा, ठीक है। तो इसके बाद लिखिएगा सर, निकलती है तथा अविलंब से दूर चली जाती है, ठीक है, अविलंब से दूर चली जाती है, ठीक है। चूंकि सर प्रकाश की किरण पानी से सर हवा में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है। पानी से हवा में प्रवेश करिएगा, यानी कि सघन माध्यम से विरल में जाइएगा, तो जाहिर सी बात है कि अविलंब से क्या हो जाएगा, किरण दूर चला जाएगा, ठीक है। और जो प्रवेश करती है हवा में प्रवेश करती है, जो कि बिंदु B से निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, निकलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से देखने पर आपको लगेगा कि ये बिंदु B से ही निकल रहा है, ठीक है, B से ही निकल रहा है। इस तरह, उसके बाद सर लिखिएगा इस तरह
यानी कि किरण निकलती है तथा अविलंब से दूर चली जाती है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है जो कि बिंदु बी से निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। निकलती हुई प्रतीत होती है जो AB के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। जो AB के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। इस स्थिति में सर, इस स्थिति में पानी में डूबी पेंसिल मुड़ा हुआ एवं लंबाई में सर छोटा प्रतीत होता है, ठीक है, छोटा प्रतीत होता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी देखिएगा, जब मतलब हवा से आप लोग अगर जल में देखिएगा तो A और B यानी AB के रूप में ही हमारा क्या होता है, इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। मतलब पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका Q भाग ये जो है ये पूरा नहीं दिखा करके यहाँ से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, यही सब होता है, इसी कारण से पेंसिल क्या होता है, मुड़ा हुआ एवं छोटा प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद सर दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था कि कांच के स्लेब के ऊपर अगर हम लोग अगर किसी अक्षर के ऊपर कांच का स्लेब रखे तो फिर अक्षर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो चलिए उसको भी जानते हैं, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, इसका दूसरा जो है भाग वो हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था सर, तो दूसरा था हमारा कि अक्षरों के ऊपर, ठीक है सर, अक्षरों के ऊपर कांच स्लेब रखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक है, उठा हुआ प्रतीत होना। अगर आप अक्षर के ऊपर कोई कांच का टुकड़ा रख दीजिएगा तो वो अक्षर आपको क्या होगा, लगेगा जैसे उठ गया, ठीक है। तो वो कैसे होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे आप मान के चलिए ये हमारा क्या कांच का स्लेब हुआ, ठीक है, कांच का ये क्या हो गया, कांच स्लेब हो गया, ठीक है, कांच स्लेब, ठीक है। ये कांच स्लेब हुआ जैसे यहाँ पर ये नीचे में टेबल है, ठीक है, टेबल है, यहाँ पर कोई बिंदु है Q, ठीक है। तो Q बिंदु है, तो यहाँ से अगर ये हवा हो गया तो आप यहाँ पर खड़े होकर के अगर इसको देखिएगा तो इससे जो किरण निकलेगा, ठीक है, ये किरण निकलेगा, ये यहाँ जैसे आपका आँख है, यहाँ से देखिएगा तो ये अक्षर आपको यहाँ से जो है ना हल्का उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। जैसे आप इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, इसको C मान लीजिए, इसको सर D मान लीजिए, ठीक है, इसको C मान लीजिए। तो यहाँ से जो किरण निकलेगा, प्रकाश का किरण, चूंकि ये जा रहा है कांच के स्लेब से हवा में, यानी सघन से विरल में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। इसका अभिलंब कौन हुआ सर, यहाँ पर ये अभिलंब हो गया, ठीक है। और ये जो है ना उधर से यहाँ से देखिएगा तो आपको ये अक्षर जो है ना इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आए इसके ठीक ऊपर मिलेगा, इसको O मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सर इसको लिखिएगा क्या, तो लिखिएगा सर इसको भाषा के रूप में कि अक्षर सर, अक्षर O से निकलने वाली प्रकाश की किरण, अक्षर O से निकलने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग जाती है, ठीक है, दूर भाग जाती है। चूंकि देखिए यहाँ से निकला है तो ये अभिलंब हो गया आपका ये वाला, तो इससे दूर नहीं भाग गया है ये किरण, अपवर्तित किरण क्या हो गया, दूर भाग गया, ठीक है, अविलंब से दूर भाग जाती है।
उसके बाद लिखिएगा सर कि अपवर्तित किरण सर, अपवर्तित किरण AC और BD, अपवर्तित किरण AC तथा BD से सर, अपवर्तित किरण AC तथा BD अपवर्तित किरण AC और BD जो है का या अपवर्तित किरण AC तथा BD के रूप में, अपवर्तित किरण AC तथा BD प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त अविलंब से दूर भाग जाती है और अपवर्तित किरण AC तथा BD प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है और हवा से सर देखने पर। ठीक है, या इसको भाषा के रूप में आप इस तरह से लिखिएगा कि अपवर्तित किरण सर AC और BD जो है, AC और BD जो है आय से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कोमा बिंब प्रतिबिंब सर आय से, या अपवर्तित किरण AC तथा BD आय से आती हुई, आय से आती हुई सर, आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, प्रतीत होती है। यहाँ से देखिए जो A और C है और B और D है, ये लग नहीं रहा है ऐसा कि आय से निकल रहा है। ठीक है, मतलब देखने पर ऐसा लग रहा है कि AC जो है अपवर्तित किरण और BD ये आय से मालूम हो रहा है निकलता हुआ। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि किरण AC और BD जो है आय से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा यदि बिंदु आय O का सर काल्पनिक प्रतिबिंब है, यदि बिंदु आय O का काल्पनिक प्रतिबिंब है, या यही सर, यही बिंदु आय जो है O का क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब है जो O से थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर मालूम पड़ता है। ठीक है, मालूम पड़ता है। ठीक है, यही जो बिंदु आय है वो क्या होता है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है और O से थोड़ा सा ऊपर मालूम पड़ता है। ठीक है, और इसी कारण से जो है यही कारण है कि सर, यही कारण है कि अक्षर को अपनी वास्तविक स्थिति से, ठीक है, वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है, कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब भी हम लोग किसी अक्षर के ऊपर कांच का टुकड़ा रखते हैं तो वो अक्षर हल्का सा उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी समझ गए होंगे। ये दूसरा था इसका प्रभाव। ठीक है, अपवर्तन का। अब हम लोग तीसरा प्रभाव देखते हैं, वो सबसे मोस्ट भी है। ठीक है, ये सब तो खैर एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, ये वाला आपका पूछ सकता है। ठीक है, ये तीसरा वाला जो है मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होता है सर, वो जो है ना मोस्ट भी है, वो अक्सर पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद वो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए सर, आप जो है ना प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा प्रभाव है वो देखते हैं। ठीक है, और ये भी आया इसमें सर लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो लिखिएगा कि पानी में स्थित या मछुआरे को मछली भेजने में सर मछुआरे को मछली सर
भेदने में कठिनाई होती है क्यों? कठिनाई होती है क्यों? देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है जानते हैं, ये पहले जो है ना काला, ये इससे पहले काला इंक था, ठीक है। अब काला इंक जो है ख़त्म हो गया है, इसलिए ये ब्लू वाला इंक से लिख रहे हैं, ठीक है। और ब्लू वाला इंक में ज़्यादा उतना दिखता नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा आप लोग आवाज़ पर भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, क्या क्या हम बोल रहे हैं। तो मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है, इसका क्या कारण है? तो सर लिखिएगा, इस घटना का जो है, इस घटना का मुख्य कारण सर, मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन ही है। प्रकाश का सर अपवर्तन ही है, ठीक है। जब पानी में सर स्थित मछली को पानी में स्थित सर मछली को किसी न किसी कोण पर देखा जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सर, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मछली सर अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर तथा आगे सर मालूम पड़ती है, ठीक है, मालूम पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सर लिखिएगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो मछली क्या होता है, अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर तथा आगे मालूम पड़ती है। इसलिए सर मछुआरा मछली को सर भेद नहीं पाता है, बल्कि उसकी प्रतिबिंब को भेदने का प्रयास करता है, ठीक है, भेदने का प्रयास करता है। इसलिए मछुआरा क्या होता है, मछली को भेद नहीं पाता है, बल्कि उसके प्रतिबिंब को भेदने का प्रयास करता है। फलस्वरूप क्या होता है, फलस्वरूप मछली को भेदने में कठिनाई होती है, ठीक है। भेदने में सर कठिनाई होती है, ठीक है, कठिनाई होती है। और अनुभवी मछुआरा इसलिए अनुभवी मछुआरा मछली के पूंछ पर प्रहार करता है, ठीक है, प्रहार करता है, और उसे मछली भेदने में आसानी होती है, ठीक है, मछली भेजने में आसानी होती है।
मतलब सर होता क्या है कि जैसे ये हमारा जल हुआ, ठीक है, और मछली रहता है वास्तव में यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो मछली आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है, मछली आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो वही कह रहा है कि जब पानी में स्थित मछली को किसी न किसी कोण पर देखा जाता है तो क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होता है, थोड़ा ऊपर, जैसे यहाँ पर है तो इसका वास्तविक स्थिति यहाँ रहेगा तो मछली आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, और कुछ ऊपर और कुछ आगे मालूम पड़ता है, मछली यहाँ पर है, हल्का आगे मालूम पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मछुआरा मछली को क्या करता है, भेद नहीं पाता है, ठीक है, बल्कि उसके प्रतिबिंब को ही क्या करता है, भेजने का प्रयास करता है, और फलस्वरूप क्या होता है, मछली भेजने में उसको कठिनाई होता है। लेकिन अनुभवी मछुआरा इसके पूंछ को भेजने का प्रयास करता है, ठीक है, और उसे मछली भेजने में क्या होती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 3 को प्रभाव था, और ये प्रभाव हमारा प्रकाश के अपवर्तन का एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सर पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जो है अपवर्तनांक। सर अपवर्तनांक किसको बोलेंगे सर, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंग्रेजी में सर इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक सर किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा आप लोग क्या लिखिएगा, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए सर, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यम में कौन कौन हो सकता है, या तो आप हवा या कांच लीजिए सर, हवा या कांच, हवा और कांच, हवा और कांच लीजिए, ठीक है, और कांच, या हवा या जल ले लीजिए, ठीक है। तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया सर, आपतन कोण की जया, ठीक है, आपतन कोण की जया तथा सर, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, कोण की जया एक नियतांक होता है, ठीक है, एक नियतांक होता है जो सर क्या कहलाता है आपका, तो अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है, अपवर्तनांक सर कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। अपवर्तनांक को सर सूचित किससे करते हैं, तो ये भी लिखिएगा कि इसे सर म्यू, इसको क्या बोलते हैं सर, म्यू, ठीक है, इसको म्यू या न्यू सर, न्यू से सूचित करते हैं, ठीक है, सूचित करते हैं। जैसे सर हम लोग अगर जैसे हम बोले कि कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो हवा से कांच में जा रहा है, ठीक है, जैसे प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, कांच में सर प्रवेश करती है, जिसमें हवा में सर, हवा में आपतन कोण सर, आपतन कोण, ये आपतन है, ठीक है, हवा में आपतन कोण आए तथा कांच में सर, कांच में अपवर्तन कोण यदि R लेते हैं, ठीक है, R है तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा सर, अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक सर, अपवर्तनांक यानी न्यू बराबर क्या हो जाएगा,
तो सर साइन आई बट्टा में साइन आर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग सर कैसे लिख सकते हैं इसको, तो चूंकि हवा में हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है और हवा में जो है अपवर्तन कोण क्या है सर आई है और कांच में अपवर्तन कोण आर है। इसी को अगर लिखना चाहिएगा तो इसको म्यू और ए और जी लिख सकते हैं। ठीक है, हवा से कांच में प्रवेश करता है तो। ठीक है, और सर अपवर्तनांक का क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इस चीज को भी आप लिख लीजिएगा कि अपवर्तनांक का सर कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, लिखिएगा अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक सर नहीं होता है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद जो है ना हम लोग इससे आगे चलते हैं। चलिए सर, उसके बाद जो है ना आप एक चीज नोट में लिख लीजिएगा कि किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, वो आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है बल्कि पदार्थ की प्रकृति और उसके रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वही चीज नोट में लिखा गया है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है उसके आपतन कोण पर कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है बल्कि पदार्थ की प्रकृति और उसके प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज आप एक चीज लिख लीजिएगा। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक तो होता नहीं है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर पदार्थ दिया गया है, माध्यम दिया गया है। ठीक है, उसका अपवर्तनांक यहाँ पर आपको लिखा गया है। ठीक है, ये सब आपके किताब से मतलब छाट करके दिया गया है जो आपके लिए जरूरत है। ठीक है, जैसे हवा हो गया, हवा का कितना है तो 1.0003। ठीक है, बर्फ का सर 1.31, पानी का तो 1.33, अल्कोहल का सर 1.36, क्राउन कांच का 1.52 और फ्लिंट कांच का 1.65, बेंजीन का सर 1.50, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, हीरा का सर 2.42 और खनिज नमक का 1.54। और इन सब में भी सबसे मोस्ट वीवीआई कौन कौन है सर, आपका ये हीरा है। ठीक है, हीरा का कितना होता है 2.42, ये उसके बाद हो गया कांच सर 1.003, बर्फ सर 1.31। ठीक है, और पानी 1.33, ये सब मोस्ट वीवीआई है। अल्कोहल भी कभी कभार पूछ देता है 1.300 इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो ये सब आप अपवर्तनांक जो है याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सब पूछता है। और इस सब में से भी ये जो बताए हैं, हीरा हो गया, का हवा हो गया, बर्फ हो गया, पानी हो गया और अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये सबको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं तब तक। चलिए सर, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, इसको लिखिएगा सर, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक, इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, ये एस है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका जब अनुपात आप लोग लीजिएगा, ठीक है, तो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको एन या म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखिएगा कि सर निर्वात में प्रकाश की चाल, सर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा सर तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सर, के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं सर, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इसे हम लोग सर सूचित किससे करते हैं,
इसे एन या म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर तो सर निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी सरमाध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि हमारा ये मान चलिए कांच हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर अब बर्तन होगा, ठीक है, यहाँ से अब बर्तन होने के बाद हल्का सा ये मुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बीच में जैसे ये अभिलंब है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक है। ये हमारा जैसे माध्यम 1 हो गया सर, माध्यम 1 ये हवा हो गया, ठीक है, और ये माध्यम 2 हो गया, माध्यम 2 कांच, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला में सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपवर्तनांक बराबर, यानी कि अपवर्तनांक सर, अपवर्तनांक म्यू बराबर या एन बराबर सर क्या लिख सकते हैं, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं, निरपेक्ष अपवर्तनांक एन बराबर सर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सी बटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक का, सी बटा भी, जहाँ सर सी क्या होगा, जहाँ सर सी बराबर क्या हो जाएगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सर, ठीक है। और सर आपका भी क्या हो जाएगा, भी सर क्या हो जाएगा, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक था, ठीक है। और उसके बाद सर देखिए जैसे माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है, माध्यम 1 के सापेक्ष अगर 2 का अपवर्तनांक लेंगे, ठीक है, वो माध्यम 2 के सापेक्ष 1 के अपवर्तनांक का क्या होगा, उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा। इस चीज को हम लोग अब सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ये चीज आप लेकिन याद कर लिखिएगा कि एन बराबर सी बटा भी है, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण यहीं पर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये वैसे फॉर्मूला है, लेकिन आप लोग एन बराबर सी बट्टा भी यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर सी बट्टा भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं और उसको सिद्ध करते हैं, ठीक है, कि माध्यम 1 के सापेक्ष अगर 2 का अपवर्तनांक लेंगे तो 2 के सापेक्ष 1 के अपवर्तनांक का उल्टा कैसे हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। चलिए तो इस चीज को हम लोग सिद्ध करते हैं कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक जो होता है 2 के सापेक्ष 1 का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश की किरण सर, प्रकाश की किरण माध्यम 1 सर, माध्यम 1 को सर माने हैं हम लोग हवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माध्यम 1 यानी हवा से माध्यम 2 सर, माध्यम 2 यानी कि कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है, ठीक है। और माना कि सर माध्यम 1 में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल सर, प्रकाश की चाल V1 है, ठीक है, V1 तथा
माध्यम दो में प्रकाश की चाल सर, प्रकाश की चाल v2 है, ठीक है। तो अगर सर माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक लेना रहेगा तो लिखिएगा कि माध्यम सर दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक सर, अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तो n सर माध्यम दो के सापेक्ष कर रहा है ना, तो दो के सापेक्ष कर रहा है तो n12, ठीक है, बराबर सर क्या हो जाएगा, या माध्यम दो का एक के सापेक्ष, ठीक है, ये भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक लेंगे, तो जिसके सापेक्ष रहेगा ने वो हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। माध्यम दो के सापेक्ष कर रहे हैं तो दो यहाँ पर बाद में लिखे, ठीक है, एक का अपवर्तनांक यहाँ पर, तो जिसके सापेक्ष कहेगा वो ऊपर लिखाएगा, ठीक है। तो माध्यम दो का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक बट्टा में माध्यम एक का अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल से, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माध्यम दो में प्रकाश की चाल और माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल बराबर सर क्या हो जाएगा, माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 माने हैं तो v2 और माध्यम एक में तो सर v1, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग माध्यम एक के सापेक्ष सर, इसी प्रकार माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक ले तो दो का अपवर्तनांक तो क्या हो जाएगा n, और एक के सापेक्ष कह रहा है ना n21 हो जाएगा, ठीक है, बराबर तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल सर, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल बट्टा सर माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल बराबर सर, अच्छा माध्यम एक में प्रकाश की चाल यहाँ पर v1 और माध्यम दो में v2, ये समीकरण क्या मान लीजिए आप, दो मान लीजिए, ठीक है। और समीकरण पहला और दूसरा को जब आप गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर समीकरण सर फर्स्ट गुने समीकरण सेकेंड से, ठीक है, समीकरण पहला और दूसरा को गुना कीजिएगा सर तो n12 गुने में सर n21 बराबर सर v2 बट्टा v1 गुने सर v1 बट्टा v2, ठीक है, v1 से v1 कटा, v2 से v2 कटा आपका, तो n12 बराबर सर आपको क्या मिला, n12 बराबर अगर देखिएगा तो इधर सर आपका आ जाएगा, इधर तो एक बचा और गुना में है, इधर भाग आएगा तो n21 ये आपको मिला ना, यानी कि देखिए माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक जो है, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम है, ठीक है, इसको लिखिएगा। अतः माध्यम दो के सापेक्ष, ठीक है, दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक कोमा माध्यम दो के सापेक्ष जो है, माध्यम एक का अपवर्तनांक जो है माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक
का व्युत्क्रम होता है सर, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद सर अपवर्तनांक को हम लोग जो है ना गहराई के रूप में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। गहराई अगर सर आपका दिया रहेगा तो गहराई के रूप में आप अपवर्तनांक एक चीज लिख लीजिएगा कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है सर, गहराई के संदर्भ में, ऊपर में लिख लीजिएगा गहराई के संदर्भ में, लिख ही देते हैं सर, गहराई के संदर्भ में अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक तो सर वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई बट्टा में सर काल्पनिक या आभासी गहराई, ठीक है, आभासी गहराई, ठीक है। इस चीज को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि अपवर्तनांक अगर आपको गहराई के संदर्भ में निकालना रहेगा तो वास्तविक गहराई आपका ऊपर रहना चाहिए और काल्पनिक या आभासी गहराई नीचा रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप क्या चाहिए ये सब क्या एग्जाम में भी पूछता है, नहीं ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। एग्जाम में देखिए आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से आप एक फॉर्मूला ये जरूर याद कर लीजिएगा और ये जरूर याद कर लीजिएगा कि अगर 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक लेंगे तो 2 के सापेक्ष 1 के अपवर्तनांक का क्या होगा, वो उल्टा होगा, ठीक है सर, व्युत्क्रम होगा। बाकी ये सब पूछता नहीं है, ये सब आपको प्रूफ करके हम बता दिए, ठीक है। सिलेबस में आपको सब कुछ है तो वो सब कुछ आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे आप जब पढ़िएगा, आगे क्लास में जाइएगा तो हो सकता है आपको पढ़ाना पड़े, तो वहाँ आपको फिर पढ़े रहिएगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 11 में नए टॉपिक, यानी कि ये चैप्टर तो अभी ख़त्म होने वाला है नहीं, 2-4 लेक्चर और लगेगा, ठीक है। तो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, लेंस के साथ, ठीक है। लेंस में भी 2-3 लेक्चर उसमें भी लगेगा, तब मान लीजिए 2-3 लेक्चर, 4-5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और ये 4-5 लेक्चर होने के बाद फिर हमारा जो है ये सबसे समझ लीजिए कि क्लास 10th में सबसे बड़ा जो चैप्टर है ना, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है। ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, समझ लीजिए इसका मतलब 2 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो परावर्तन हो गया और एक अपवर्तन हो गया, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद। एक चीज सर और कहना चाहेंगे कि जैसे आप इसको अगर दर्शाना चाहे तो कैसे दर्शा सकते हैं इसको, जैसे आपका अगर दिया रहेगा एग्जाम्पल में, एक चीज देख लीजिएगा, हमें लगा एक बार आपको ये बताना चाहिए इसलिए हम बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा कि जैसे दिया रहेगा कि हवा के सापेक्ष सर, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक सर, अपवर्तनांक, यानी कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक N21 दिया रहेगा अगर 3/2, ठीक है, N21, तो फिर कांच के सापेक्ष सर, कांच के सापेक्ष अगर कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कहेगा, हवा का अपवर्तनांक, तो आप क्या लिखिएगा वहां सर, अपवर्तनांक, यानी N12 क्या लिखिएगा सर, इसका उल्टा 2/3, अभी जस्ट बताए हैं ना। अगर कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो वो हवा के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा, उसी चीज को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये चीज हमें लगा बताना चाहिए इसलिए बता दिया, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो और एक लाइक आपका, ठीक है, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और ही नया नया वीडियो बनाए, ठीक है। क्योंकि हमारा सिलेबस जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम इसी प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता है, ऑफलाइन में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसी कारण से नहीं हो पाता है, नहीं तो एक दिन में हम 3-3, 4-4 लेक्चर डाल देते, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, लेक्चर नंबर
11 में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है।